BBC उर्दू के प्रोग्राम सरबीन में खुशामदीद। हमारे लंदन स्टूडियो से मैं हूँ आलिया नाज़की। इसराइली वज़ीर आज़म कहते हैं इंडिया ने भले ही यरूशलेम को इसराइल का दारुल हुकूमत तस्लीम न किया हो, लेकिन इससे बाहमी ताल्लुकात मुतासिर नहीं होंगे। फ़लस्तीनी अथॉरिटी के सदर महमूद अब्बास के बकौल फ़लस्तीनी इसराइली तनाज़ा हल कराने के बजाय सदर ट्रंप ने बैतुल मक़दिस को इसराइली दारुल हुकूमत तस्लीम करके फ़लस्तीनियों के मुंह पर तमाचा मारा है। और ब्यूटी पार्लर जाने के शौकीन मुतवज्जे हों, अब ब्यूटी पार्लर चलकर आपके पास खुद आएगा। इसराइल के वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा में इंडिया ने भले ही यरूशलेम को इसराइल का दारुल हुकूमत तस्लीम करने की मुखालफत की हो, लेकिन इस मुखालफत का दोनों मुल्कों के बाहमी रिश्तों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। बेंजामिन नेतन्याहू इंडिया के 6 रोज़ा दौरे पर हैं और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इसराइल को इंडिया में दिफाई साजो सामान बनाने की दावत दी है। दिल्ली से सुहेल हली। दोनों मुल्कों का कहना है कि उनके बाहमी रिश्तों में ये एक नए दौर का आगाज है और इसकी गर्मजोशी का मुजाहरा उन्होंने बार बार किया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने प्रोटोकॉल को नज़रअंदाज करते हुए खुद मिस्टर नेतन्याहू का एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया और फिर अपनी मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में इब्रानी में उनका खैर मक़दम किया। ये दीदी हयाकार बरुखिम बरुखिम हवायम ले होद इन डिफेंस आई हैव इनवाइटेड इजरायली कंपनीज। नरेंद्र मोदी ने कहा कि उन्होंने इसराइल को दावत दी है कि वो इंडिया में फौजी साजो सामान बनाए। Today's ceremony where 9 documents will be exchanged. दोनों मुल्कों ने साइंस और टेक्नोलॉजी और तवानाई जैसे शोबों में 9 मुआहदों पर दस्तखत किए, लेकिन अभी ये वाज़ेह नहीं है कि आया इसराइल से टैंक शिकन मिसाइल खरीदने की तजवीज पर भी कोई बात हुई या नहीं। इसराइली वज़ीर आज़म का कहना है कि हमने दिफा के शोबे में भी मुज़ाकरात किए हैं ताकि हमारे अवाम हमेशा महफूज रहें। इसराइल और इंडिया को दहशतगर्दी से होने वाले दर्द का बखूबी अंदाजा है। हमें मुंबई पर वहशियाना हमला याद है, लेकिन हम कभी हार नहीं मानते। हम डट कर मुकाबला करते हैं। We fight back. We never give in. लेकिन मिस्टर नेतन्याहू के दौरे से सब खुश नहीं। इजराइल के जो प्रधानमंत्री हैं, उनको जिस तरीके से यहाँ पर स्वागत किया जा रहा है, ये बहुत ही निंदनीय है, क्योंकि एक ऐसे व्यक्ति का यहाँ स्वागत किया जा रहा है जिससे हमने देखा कि पैलेस्टाइन के अंदर किस तरीके से ये लोग एक खून के प्यासे की तरह काम कर रहे हैं। फिलिस्तीन को आजाद करो, आजाद करो। इंडिया ने हमेशा फ़लस्तीन का साथ दिया है और उसकी सरकारी पॉलिसी ये है कि मशरिक़ वस्ता का मसला 2 आज़ाद रियासतों के क़याम से ही हल हो सकता है। लेकिन इंडिया में बहुत से लोग मानते हैं कि बीजेपी की हुकूमत अब इसराइल की तरफ झुक रही है। मोदी जी जब से इंडिया के प्रधानमंत्री हो गया, बीजेपी का सरकार आ गया, इसराइल के साथ मर्डर जो सरकार के साथ बहुत ज़्यादा इनका जो रिलेशनशिप है, ट्रेड रिलेशनशिप हो और बाकी भी हो, वो बढ़ती ही जा रही है। इंडिया इंसदादे दहशतगर्दी के लिए काफ़ी अरसे से इसराइल की मदद ले रहा है, लेकिन इसराइल से उसकी दोस्ती जितनी पर्दे के सामने है, उतनी ही पर्दे के पीछे भी। ये मशरिक़ वस्ता की सियासत की मजबूरियां हैं। सुहेल हली, BBC न्यूज़, दिल्ली। आइए देखते हैं कि इस बारे में हमारे सोशल मीडिया सफ़ात पर क्या कहा जा रहा है। अशरफ ज़ाहिदी नई दिल्ली से लिखते हैं, इंडिया प्यार बांटने वालों का मुल्क है, लेकिन इसराइल से दोस्ती का मतलब है कि हमने गांधी जी की मीरास को सस्ते दामों बेच दिया। विशाल मेहता मुंबई से लिखते हैं, इंडियन अवाम चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी अब खुलेआम इसराइल की हिमायत करें और पिछली हुकूमतों की पॉलिसियों को तर्क कर दें।
और संदीप घोष इंडिया से ही लिखते हैं, इजरायली वज़ीर आज़म का इंडिया आना बहुत से लोगों को खटक रहा होगा, लेकिन ये वक्त की ज़रूरत और एक नए हकीकत पसंद इंडिया की शुरुआत है। BBC की हिंदी सर्विस के हमारे साथी ज़ुबैर अहमद इन दिनों मकबूजा फ़लस्तीनी इलाक़ों और इसराइल गए हुए हैं ताकि हमारे नाज़रीन तक वहाँ के हालात पहुँचाए जा सकें। इजरायली वज़ीर आज़म बेंयामिन नेतन्याहू के दौरे के तनाजुर में देखिए उनकी खुसूसी रिपोर्ट कि इंडिया के साथ ताल्लुकात को ख़ुद इसराइल के अंदर कैसे देखा जाता है। मैं इस वक्त इसराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज़ की एक फैक्ट्री में हूँ जहाँ चारों तरफ ड्रोन्स रखे हैं। कुछ आधे तैयार हैं और कुछ पूरी तरह से मुकम्मल। भारत की मुसल्लह अफवाज इन ड्रोन्स का सालों से इस्तेमाल कर रही हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि हम इंडिया और उसकी मुसल्लह अफवाज को कस्टमर की नज़र से नहीं बल्कि एक शराकतदार के तौर पर देखते हैं। हम एक दूसरे से कई शोबों में ताउन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नेतन्याहू के भारत के दौरे की सबसे बड़ी चुनौती होगी भारत के साथ रिश्ते को एक बार फिर से मजबूत करना, क्योंकि हाल में दरार देखने को मिला है। उनकी चुनौतियों में एक आसानी ज़रूर हो सकती है, वो है डिफेंस का क्षेत्र, जहां भारत को इज़राइल की ज़रूरत है। और इस समय मैं जेरूसलम से काफ़ी दूर एक ऐसी फैक्ट्री में हूँ जहाँ पे ड्रोन्स बनते हैं और भारत को इन ड्रोन्स की काफ़ी ज़रूरत है और यहाँ से ड्रोन्स सप्लाई भी किए जाते हैं। काफ़ी पुराना रिश्ता है इस फैक्ट्री का भारत के साथ। हाल में भारत से इज़राइल को झटके मिले हैं जिनसे रिश्तों में गर्मजोशी कम हुई है। इज़राइल को भारत ने पहला झटका उस वक्त दिया जब इसने अक़वाम मुत्तहिदा में यरूशलेम को लेकर फ़लस्तीनियों के हक़ में वोट दिया। दूसरा झटका उस वक्त लगा जब भारत ने अचानक $500 अरब का दिफाई सौदा रद्द कर दिया। इसीलिए मुकामी मीडिया में कुछ लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि नेतन्याहू भारत जा ही क्यों रहे हैं। कुछ ने कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान रोमांस तो है, गहरा रिश्ता नहीं। मैंने अपनी किताब में लिखा है कि इस रिश्ते में दरारें पड़ रही हैं और मैं आपकी बात से मुत्तफिक हूँ। लेकिन जब मैंने इन दोनों रहनुमाओं को गले लगते देखा तो मैंने ये महसूस किया कि जज्बा हकीकी था। ये मेरा ज़ाती मुशाहिदा है, मुझे बिल्कुल मसनूई नहीं लगा। दोनों मुल्कों के दरमियान बाहिमी तिजारत भी पिछले 8 सालों में $5 अरब से ऊपर तजावुज़ नहीं कर सकी है। इसराइलियों को सबसे पहले ये बात समझनी होगी कि दोनों मुल्कों की सकाफत में फ़र्क है। जब हम यूरोप और अमेरिका के साथ काम करते हैं तो ये फ़र्क इतना गहरा नहीं होता, लेकिन भारतीय सोच और काम करने का अंदाज अलग है। हम इसराइली जब इंडिया जाते हैं तो हम ये तवक्को करते हैं कि काम हमारी रफ्तार से होगा, यानी कि निहायत तेज़ी से, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। इंडिया में अफसरशाही का एक तंजीमी ढांचा है जिसमें कई दर्जे हैं, उसमें वक्त लगता है और इसराइली बेसब्रे हैं। कुछ तज्ज़िया निगारों से बात करने के बाद ये लगा कि 80 लाख आबादी वाले इसराइल के लिए 1 अरब से ज़्यादा आबादी वाले मुल्क भारत के साथ सौदा करना अपनी सलाहियत से ज़्यादा कोशिश करने के बराबर है। वो कहते हैं मिस्टर नेतन्याहू को भारत जाकर इसका एहसास हुआ होगा। ज़ुबैर अहमद, BBC, यरूशलेम। ये आपने ज़ुबैर अहमद की रिपोर्ट देखी यरूशलेम से। आइए अब दीगर अहम आलमी मौज़ूआत पर एक नज़र डालते हैं। फ़लस्तीनी अथॉरिटी के सदर महमूद अब्बास ने मुख्तलिफ फ़लस्तीनी धड़ों के एक अहम इजलास से खिताब करते हुए अमरीका को शदीद तनकीद का निशाना बनाया है। महमूद अब्बास के बकौल अमरीका के यरूशलेम को इसराइली दारुल हुकूमत तस्लीम करने के बाद उनकी जानिब से किसी अमन मनसूबे को कबूल नहीं किया जाएगा। उन्होंने इसराइल पर भी इल्ज़ाम आयद किया कि वो ओस्लो समझौते को ख़त्म कर रहा है। तफसील के साथ अथर काज़मी। महमूद अब्बास ने इजलास से खिताब करते हुए कहा कि ख्याल था कि सदर ट्रंप इसराइल और फ़लस्तीन तनाज़े के मुस्तकिल हल के लिए किरदार अदा करेंगे, लेकिन इसके बरअक्स जो उन्होंने किया वो फ़लस्तीनियों के मुंह पर थप्पड़ के मुतरादिफ है। यरूशलेम को एक ट्वीट करके मुज़ाकरात के टेबल से हटा दिया गया। हमारे इस इजलास का मकसद इस बात पर गौर करना है कि अमेरिका ने हमें क्या दिया है और मुस्तकबिल में उससे क्या उम्मीद की जा सकती है। इस इजलास में ओस्लो मुआहदे और इसराइल के साथ सिक्योरिटी ताउन ख़त्म करने पर भी गौर किया जाएगा। फ़लस्तीनियों का मौक़िफ़ है कि इसराइल ने दरीना मुआहदों की खिलाफ वर्जी की है और इस तनाज़े के हल में अब अमरीका मौसर किरदार अदा नहीं कर सकता। सदर अब्बास ने अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर ममालिक से इसराइल फ़लस्तीन तनाज़े के हल के लिए किरदार अदा करने की अपील की है।
अगरचे फ़लस्तीनी सदर की जानिब से सख्त जुबान इस्तेमाल की गई है, लेकिन तज्ज़ियाकारों का कहना है कि इस इजलास में सख्त इक़दामात उठाने की मंजूरी दी जाने की उम्मीद कम है, क्योंकि इससे सफारती कोशिशें मुतासिर हो सकती हैं। इस इजलास में शिरकत के लिए तमाम फ़लस्तीनी धड़ों को दावत दी गई थी, लेकिन हमास और इस्लामिक जहाद इसमें शिरकत नहीं कर रहे। इराक़ के दारुल-हुकूमत बगदाद में होने वाले 2 बम धमाकों के नतीजे में कम से कम 35 अफराद हलाक हो गए हैं। शहर के वस्त में होने वाले इन हमलों में 100 के करीब अफराद जख्मी भी हुए हैं। इराक़ी हुक्काम के मुताबिक इन हमलों में 2 खुदकुश बमबार मुलव्वस थे। बगदाद के इस इलाके को अस्करियत पसंद पहले भी मुतादिद बार निशाना बना चुके हैं। पाकिस्तान और इंडिया ने एक दूसरे पर लाइन ऑफ कंट्रोल पर बिला इश्तियाल फायरिंग करने के इल्ज़ामात आयद किए हैं। पाकिस्तानी फ़ौज के मुताबिक इंडियन फ़ौज की फायरिंग से 4 पाकिस्तानी फ़ौजियों की हलाकत के जवाब में 3 इंडियन फ़ौजी हलाक कर दिए गए हैं, जबकि इंडिया के फ़ौजी ज़राए के मुताबिक 1 इंडियन फ़ौजी की हलाकत के जवाब में 7 पाकिस्तानी जवानों को हलाक कर दिया गया है। और बरतानिया की दूसरी बड़ी तामीराती कंपनी कैरोलियन के दिवालिया होने से कंपनी के हज़ारों मुलाजमीन की नौकरियां खतरे में पड़ गई हैं। कंपनी 1 अरब पाउंड मालियत से ज़्यादा की मकरूज़ है और इसे दिवालिया होने से बचाने के लिए हुकूमत के ताउन से होने वाले मुज़ाकरात नाकाम हो गए हैं। BBC उर्दू के प्रोग्राम सरबीन में आगे चलकर देखिएगा, बांग्लादेशी सरहद पर 8 लाख से ज़्यादा रोहिंग्या पनाह गुज़ीन कैसे नामुसाद हालात के साथ साथ बीमारियों से भी लड़ रहे हैं। और एक मोबाइल ऐप ने कैसे ब्यूटी सर्विसेज के शौकीनों का काम आसान कर दिया है। BBC उर्दू के प्रोग्राम सरबीन में एक बार फिर खुशामदीद। मैं हूं आलिया नाज़की। म्यांमार की मगरबी सरहद से चंद किलोमीटर दूर बांग्लादेश का कॉक्स बाज़ार म्यांमार में तशद्दुद से फ़रार होने वाले लाखों रोहिंग्या मुसलमान पनाह गुज़ीनों का घर बन गया है। गुज़श्ता अगस्त से अब तक सरहद पार करके बांग्लादेश आने वाले रोहिंग्या पनाह गुज़ीनों की तादाद 8,60,000 से भी ज़्यादा है। कॉक्स बाज़ार के ये कैंप खचाखच भरे हुए हैं, जहाँ डिप्थीरिया जैसी बीमारियों को काबू करना मुश्किल हो रहा है। जस्टिन रॉलेट की रिपोर्ट पेश कर रहे हैं काशिफ कमल। यासीन की हालत बहुत ख़राब है। उन्हें खुन्नाक या डिप्थीरिया का इन्फेक्शन हुआ है। इस बीमारी में बैक्टीरिया सांस की नाली को बंद कर देता है और अगर इसका इलाज बर वक्त न हो तो जानलेवा भी साबित हो सकती है। ये मुताद्दी बीमारी है और इस वबा को फैलने से रोकना और इसका इलाज करना डॉक्टर हिल्ला का काम है। जैसे ही डिप्थीरिया का कोई केस सामने आता है, इनका काम शुरू हो जाता है। ये लोग दुनिया के सबसे बड़े पनाहगज़ीन कैंप में ऐसे लोगों का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं जिनके इस बीमारी की जद में आने का खदशा हो। ये टीम हर रोज़ 10 केसेस देख सकती है, जिसका मतलब है कि उन्हें काफ़ी चलना पड़ता है। इनकी तलाश यासीन के घर से शुरू हुई। रीता और रीपा को एहतियात की ज़रूरत है। टीका लगने के बावजूद भी इसके मरीज से राब्ता आपके लिए खतरनाक हो सकता है। मेडिकल टीम के कुछ अरकान इस इन्फेक्शन का शिकार हो चुके हैं। ये लोगों को बताते हैं कि ये बीमारी कितनी खतरनाक है और घर के हर फर्द को एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं, जिससे इन्फेक्शन को फैलने से रोका जा सकता है। किसी मरीज के साथ 1 घंटा गुजारने वाले शख्स को टीका लगाया जाता है। यहाँ बाहर बैठने पर भी हम लोगों को कितना खतरा है? हमारे लिए ये इतना खतरनाक नहीं, क्योंकि हम सबको टीके लगे हुए हैं, लेकिन रोहिंग्या लोगों के लिए ये खतरनाक है क्योंकि यहाँ आने से पहले इन्हें टीके नहीं लगे थे। तो अब क्या हो रहा है? आप इस इन्फेक्शन को कंट्रोल कर पाए हैं? हमें उम्मीद है कि हम टीके लगाकर एहतियाती अद्वियात और इलाज के जरिए से कंट्रोल कर लेंगे। ऐसा लगता है कि ये बीमारी जिसे इन ममालिक में लोग भूल चुके हैं, जहां टीके लगाना आम बात है, अब काबू की जा रही है। लेकिन अभी मरीज की तलाश का काम जारी है। इतने बड़े रेफ्यूजी कैंप में जहां 8 लाख से ज़्यादा पनाहगज़ीन एक साथ हों, ये टीम कोई चांस नहीं ले सकती है। जस्टिन रॉलेट की रिपोर्ट। अच्छा, आपने ऐसे मोबाइल फ़ोन ऐप्स के बारे में तो सुना ही होगा और शायद इस्तेमाल भी किया हो, जिनके ज़रिए टैक्सी, मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स का खाना या फिर आम ज़रूरत की अशिया सिर्फ 1 क्लिक के ज़रिए आपके घर तक आ जाती हैं। सोचिए क्या ही अच्छा हो अगर ब्यूटी सर्विसेज भी घर के दरवाजे तक आ जाएं।
लाहौर में ख़वातीन के एक ग्रुप ने घर पर नामी ऐसी ही एक सहूलत का आगाज़ किया है जो सैलून सर्विसेज भी मुहैया कर रही है और रोज़गार के मौक़े भी। लाहौर से फरहत जावेद की रिपोर्ट। लाहौर की रिहायशी सूफिया 3 बच्चों की मां हैं और अपने घर की वाहिद कफील। सिर्फ 2 साल पहले शोहर की बीमारी के बायस उनके घर नौबत फाकों तक आ गई थी और बच्चों का स्कूल छुड़वाना पड़ गया। मैं वाहिद ही अपने पूरे घर में मैं खुद ही कमा रही हूँ। अब मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं इसमें अपने हस्बैंड की मेडिसिन्स भी पूरी कर लेती हूँ, बच्चों की पढ़ाई भी जो कि छूट चुकी थी अब दोबारा से रूटीन में आ गई है और घर के अखराजात बहुत अच्छे से पूरे हो रहे हैं। ये सब कैसे मुमकिन हुआ? सूफिया ने एक वेबसाइट घर पर की मदद से ब्यूटिशन कोर्स किया और अब वो इसी वेबसाइट के ज़रिए घर घर जाकर ख़वातीन को वो तमाम सर्विसेज फराहम करती हैं जो पहले सिर्फ ब्यूटी पार्लर्स में ही दस्तयाब थीं। घर पर नामी इस प्रोजेक्ट ने अब तक सूफिया जैसी 40 ख़वातीन को रोज़गार दिया है। पहले इन ख़वातीन को 3 माह की मुफ्त तरबियत और फिर आसान इकसात पर मुतल्लिका सामान दिया जाता है, जिसके बाद इसी वेबसाइट के ज़रिए सार्फिन इन्हीं तरबियत याफ्ता ब्यूटिशन्स के साथ रब्ता करती हैं। वुमेन लेड है, औरतों को सर्विस देता है और औरतों को ही एम्पावर करता है। ठीक है, तो हर तरफ औरतें ही औरतें हैं, तो हम वुमेन जो ब्यूटिशन्स हैं उनको एम्पावर कर रहे हैं कि हम उनको क्लाइंट्स के साथ कनेक्ट कर रहे हैं और क्लाइंट्स को हम सहूलत दे रहे हैं कि वो अपने घर बैठे हुए ये सर्विस इस्तेमाल करें। इस वेबसाइट पर तकरीबन 6000 सारिफिन रजिस्टर्ड हैं। ये ख़वातीन ब्यूटी पार्लर जाने की बजाय घर से ही अपॉइंटमेंट बुक कराती हैं और सूफिया जैसी कोई ब्यूटिशन मुकर्ररा वक्त पर उनके घर पहुंच जाती हैं। बहुत कन्वीनियंट है और मतलब अपने घर बैठे हुए मैं एक कॉल करती हूँ या ऑनलाइन ऑर्डर करती हूँ और सर्विसेज मुझे बड़ी हाइजीनिक मिल जाती हैं घर पे ही। कन्वीनियंट ये है कि एक तो रश आवर्स होते हैं, फिर घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एवरीथिंग, एंड देन वर्किंग आवर्स अलग, सो दिस इज़ जस्ट अ क्लिक अवे। ये प्रोजेक्ट ख़वातीन को बाइख्तियार करने की जानिब एक कदम है। इससे ख़वातीन को ना सिर्फ रोज़गार मुयस्सर आया है बल्कि मुलाजमत पेशा और दीगर ख़वातीन को घर पर ही एक सहूलत भी मिली है। फरहत जावेद, BBC न्यूज़, लाहौर। अगर आप चाहें तो मुझसे और हमारी टीम के दीगर साथियों से ट्विटर पर भी रब्ता कर सकते हैं। मेरा ट्विटर हैंडल है @AliaNazki। इसके साथ ही सरबीन इख्तिताम को पहुंचा। कल फिर हाजिर होंगे, तब तक BBC Urdu.com देखते रहिए। आलिया नाज़की को इजाज़त दीजिए।